तो महिला बुद्धिजीवियों का ये क्वेश्चन था ऑस्टिन से कि भाई आपने जो पिक्चराइजेशन किया है वुमेन का अपने नॉवल में, वो सिर्फ एक डोमेस्टिक तक सीमित रख दिया है। यानी सिर्फ घर बार शादी परिवार सिर्फ उन तक सीमित करके रख दिया है। आपने अपने नॉवल में ना पॉलिटिक्स का जिक्र किया है, ना रिलीजन का जिक्र किया है, ना ही आपने किसी हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र किया है अपने नॉवल में। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन उस टाइम पे हो रहा था, तो आपने ना फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई जिक्र किया। और लेकिन ये बात तो ठीक है, उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि ऑस्टिन ने नेपोलियन वॉर्स का थोड़ा सा रेफरेंस दिया है अपने नॉवल में। यानी जो नेपोलियन वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस, थोड़ा रेफरेंस मिलता है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। फेमिनिस्ट जो बुद्धिजीवी थी उस टाइम पे, उन्होंने ये भी कहा भाई सबऑर्डिनेशन और जो मार्जिनलाइजेशन होता है वुमेन का, उसके बारे में भी थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए थी आपको इस नॉवल में। और जैसे रीज़न है, रीज़न का आपने एक जैसे एलिज़ाबेथ से संपर्क दिखाया है। एलिज़ाबेथ काफ़ी रीज़न बेस्ड महिला हैं, लेकिन जो रीज़न है वो यूनिवर्सल वन नहीं है, क्योंकि जो रीज़न है वो एक आदमी की जागीर समझी जाती थी पहले, कि भाई जो आदमी है सिर्फ उसी के अंदर दिमाग है और वही रीज़न कर सकता है। तो ये बहुत ही बाइस्ड पिक्चराइजेशन करा है इन्होंने, और पूरा हिस्ट्री का पूरा फुल प्रोजेक्शन नहीं किया। यानी मैन और रीज़न का क्या लिंक था। और इन फेमिनिस्ट ने ये भी कहा कि भाई जो हिस्ट्री लिखी जाती थी उस टाइम पे, उसमें सिर्फ आदमियों का जिक्र होता था। यानी जो वॉर्स हुआ करते थे, यानी जो एम्पायर्स बिल्डअप किए जाते थे, उनको आदमियों से जोड़ा जाता था। और सिर्फ इतिहास में सिर्फ वॉर्स का ही जिक्र होता है, यानी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं होता इतिहास में। और इतिहास महिलाओं को कोई स्थान नहीं देता। तो महिलाओं का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है इतिहास में, और उनकी भी उतनी ही चर्चा होनी चाहिए जितनी कि एम्पायर्स और वॉर्स की होती है। ठीक है। यानी बेसिकली जो फेमिनिस्ट जो अप्रोच था नॉवल को लेकर, वो ये था कि महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़नी चाहिए, या फिर वो नॉवेल्स में हो, या फिर हिस्ट्री राइटिंग में हो, या डिफरेंट फील्ड्स में हो, एजुकेशन के फील्ड्स में हो। क्योंकि एजुकेशन फील्ड में सिर्फ आदमियों के ही द्वारा लिखे गए लिटरेरी वर्क्स का ही जिक्र होता था पहले। औरतों ने भी काफ़ी उनकी रचनाएं थी, उनको शामिल नहीं किया जाता हिस्ट्री में। तो अब आते हैं पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स। यानी इम्पीरियलिज्म जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद के क्या प्रभाव पड़े राइटिंग स्टाइल पर और लिटरेरी वर्क पर। देखिए, जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है वो डील करता है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे जो उस टाइम पे हुआ करती थी। तो जो पोस्ट कॉलोनिज्म है वो इंग्लिश नॉवल को और एम्पायर को जोड़कर देखता है। ठीक है, एम्पायर के क्या प्रभाव पड़े नॉवल राइटिंग पर। तो ये लोग कहते हैं कि भाई जो एम्पायर का जो इशू है वो जेन की नॉवल में नहीं है। ठीक है, जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं, किपलिंग और कॉनराड हैं, जैसे कि फोस्टर है, उन्होंने अपनी नॉवल को एम्पायर से जोड़कर दर्शाया है। ठीक है, आपने वो पढ़ा भी होगा कॉनराड की एक जो उनका वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो उसमें इम्पीरियलिज्म का भी एक बहुत बड़ा थीम है, तो उससे जोड़कर आप इसको समझ सकते हैं। बाकी जो फ्रेमैन थे उन्होंने वो एक बात कही कि भाई क्यूडी जो लेविस और लोडिया जॉनसन थे, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है और उन्होंने बताया है कि भाई ऑस्टिन ने स्लेव्स और राइट्स के बारे में भी बहुत कुछ जिक्र किया है इस नॉवल में। सिर्फ डांसिंग और ये बॉल रूम्स और मैरिज, मनी, सिर्फ इनके बारे में ही जिक्र नहीं किया, बाकी और चीज़ों के बारे में भी उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, अब आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। यानी जो मार्क्सिस्ट जो बुद्धिजीवी थे उनका क्या
सोच थी इस नॉवल को लेकर। तो बेसिकली वो डील करते हैं, सोचते हैं प्रोडक्शन के बारे में, और जो क्लास और लेबर का जो इशू है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट अप्रोच यही है कि ऑस्टिन ने क्लास सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है, जो उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन है, गैप है, उसको अच्छे से जागरूक नहीं किया है। और वो एक क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट नोशन को सपोर्ट करती हैं, यानी किसी एक व्यक्तिगत विचारधारा पर उनका ज़्यादा झुकाव दिखता है बजाय दूसरी वैल्यूज़ के। तो उन्होंने और जो बाकी वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्शन है, यानी जो क्लास डिफरेंस है, उस पर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और ये मनी का जो रोल है इस पर भी उन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। तो ये था कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। अब हम जानेंगे इसके टाइटल के बारे में। देखिए, शुरुआती में तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जब आप टाइटल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक टाइटल है, राइट। इसमें डार्सी के प्राइड के बारे में बात करी गई है और एलिजाबेथ के प्रेजुडिस के बारे में बात करी गई है। लेकिन जब आगे आगे आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि डार्सी के प्राइड की वजह से ही एलिजाबेथ में प्रेजुडिस आई थी, राइट। तो ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड ये इशू है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि डार्सी की प्राइड ने ये किया, एलिजाबेथ की प्रेजुडिस ने ये किया। तो दोनों की ये कंक्लूजन था, यानी इंटर रिलेशन था प्राइड और प्रेजुडिस में। एक की प्राइड की वजह से दूसरे में प्रेजुडिस आई, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए, प्राइड क्या होती है? प्राइड एक वीकनेस है। प्राइड को हम एक वीकनेस के तौर पर देख सकते हैं, जैसे पोम्पोसिटी हो गई, स्टूपिडिटी हो गई, स्नोबरी हो गई, है ना। और प्राइड की जिस जिस करेक्टर में प्राइड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फ़नी भी लगता है, रिडिकुलस भी लगता है। तो प्राइड एक ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न करता है कुछ कैरेक्टर्स में जिनको खुद का ही होश नहीं होता, यानी वो क्या कर रहे हैं, अपने एक्शंस को वो जज नहीं कर पाते। जैसे कि लीडिया को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है, विक्रम के साथ क्यों भाग रही है, क्यों उससे शादी करना चाहती है, जबकि वो इतनी पैशनेट भी नहीं है उससे शादी करने के लिए। और उसको इतनी इनसेंसिटिव हो जाती है वो कि उसको अपने आसपास के लोगों के पेन, उनके दर्द से कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो प्राइड के बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। एलिजाबेथ की प्राइड अलग है, लीडिया की प्राइड अलग है, मिस्टर कॉलिंस की प्राइड अलग है, राइट। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है इस प्राइड में, और आप बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में इसको नहीं ले सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।